हाय गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक जो है वो मोस्टली क्या रहेगा, मैं दो पार्ट में लाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो रहेगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये बात है, तो मैं कुछ पार्ट 1 में एक तरह का मैराथन लगाऊंगा जिसमें कि आधे पार्ट्स को मैं आज बता दूंगा और आधे पार्ट्स को नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको बोरियत फील ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला जो बात है, और ये जो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट रहेगा ताकि आपको आसानी से कनेक्ट हो सके, और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए मेरे पुराने लेक्चर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या बात करता है यहाँ पे 1848 में क्या है, फ्रेडरिक सूरो ने एक पेंटिंग बनाई है, एफ से फ्रेडरिक सूरो, और ये एफ से फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है। अब इस पेंटिंग में क्वेश्चन आता है कि इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। तो पेंटिंग में कुछ जिक्र किया गया है कि जो लोग हैं वो ट्रेन की तरह आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेन की तरह बने हुए हैं, ठीक है। और क्या बात कर रहा है, मार्चेज इन अ लॉन्ग ट्रेन, ऐसा करके बात किया है। ऊपर से जीसस क्राइस्ट, ये सब लोग देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ नेशन स्टेट बन रहा है। नेशन स्टेट क्या होता है बाबू, कि नेशन मतलब कॉमन, कि राजा और प्रजा के बीच कॉमन होना चाहिए। स्टेट मतलब कि ये चार चीज़ होना चाहिए, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी और पॉपुलेशन। तो नेशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। मतलब राजा और प्रजा के बीच कुछ कॉमन हो गया तो नेशन बन गया, और फिर उसको हम चार धागा में पिरो दिया, दैट इज स्टेट बना दिए, ये बन गया। तो ये देख के लोग खुश हो रहे हैं। आगे फोरग्राउंड में क्या है, राजा का मुकुट ये सब गिरा हुआ है। फिर क्या बात किया कि एक औरत है जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एक हाथ में ली हुई है, दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग को ज्ञान का बुद्धि हो गया है कि अब राजा महाराजा के अंडर नहीं रहना है, और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन की कुछ उनके अधिकार है। तो मैन लिखा होते हैं, हाँ मोस्टली मैंस के अधिकार ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि इस वक्त तक स्विट्जरलैंड, यूएसए ये कहीं ना कहीं नेशन स्टेट बन चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न स्टेट एंड नेशनल स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट और नेशनल स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, और ये बहुत पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, मतलब राजा महाराजा भी ऐसे ही चलाते थे। नेशनल स्टेट एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें राजा और प्रजा के बीच कुछ कॉमननेस है, और स्टेट बनने के लिए चार चीज़। तो यही सब एग्जाम में आता है। अच्छा, एक और चीज़, यूटोपियन विजन, ये क्या होता है। फ्रेडरिक सूरो ने इस पेंटिंग में कुछ बातें की यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब है कुछ ऐसा चीज़ सोचना जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैं सोच लूँ कि सबको 100 मार्क्स आ जाए, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो यही बात है। तो उसमें क्या क्या सोचा था कि सबको नेशनल स्टेट बन जाए, सबका अपना नेशनल फ्लैग हो, सबका अपना नेशनल कॉस्ट्यूम हो। तो ये उस वक्त के लिए सोचते थे यार कैसे होगा, क्योंकि राजा महाराजा के अंडर में है, ये सब चीज़ इम्पॉसिबल लगा था। ये दो तीन चीज़ आता है कि पेंटिंग में क्या क्या बात किया गया, तो जीसस क्राइस्ट ये सब। उसके बाद दूसरा चीज़ यूटोपियन विजन, और मॉडर्न स्टेट क्या होता है, इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम, ऊपर से सारा कंट्रोल होता है, और ये पुराने समय से चलते आ रहा है। नेशन स्टेट क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट है, और इसमें राजा और प्रजा के बीच कुछ कॉमननेस होता है। बस ये बात की हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन। अब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, और नेशन बनने के लिए क्या क्या कुछ चीज़ें होती है। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आइडिया ऑफ नेशन, कि नेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, तो क्या कॉमननेस लाया जाए। तो कॉमननेस लाया जाता है फादरलैंड। पहला चीज़ लाया कि फादरलैंड का कॉन्सेप्ट। ये क्या है भाई, कि जो मेरी ज़मीन है वो आपकी भी ज़मीन है, मतलब मेरे बाप दादा की ज़मीन है और आपके भी बाप दादा की ज़मीन है, तो हम लोग वर्षों से इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या बोला, सिटीजन का कॉन्सेप्ट लाया कि हम नागरिक हैं इस देश के। और क्या, फ्लैग बना, ठीक है। उसके बाद स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ कॉमननेस लाया जा रहा है, उसके इक्वल वेट एंड मेजर्स कर दिया गया। अब जैसे कि अलग जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अब इसका अलग वेट चल रहा है, महाराष्ट्र का अलग वेट चल रहा है, तो क्या कॉमननेस है कि नहीं। केरला में जो 1 रुपये का वैल्यू है, वही 1 रुपये का वैल्यू महाराष्ट्र में भी है। तो अगर मान के चलो हम 1 किलो मिठाई लेके गए महाराष्ट्र में, ठीक है, और तमिलनाडु पहुँचते पहुँचते लोग कह रहे हैं कि भाई 10 किलो मिठाई लेके आओ, जबकि ऐसा नहीं है। 1 किलो का मिठाई का वैल्यू वहाँ भी 1 किलो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यू बदल जा रहा था, तो बिजनेसमैन को दिक्कत हो रहा था। तो इक्वल वेट लेके आए, इक्वल मेजरमेंट लेके लाए, फिर कॉमन करेंसी लेके आए, कॉमन लॉ लेके आए। ये सब चीज़ नेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम में आएगा क्या क्या किया गया नेशन बनाने के लिए, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट, सिटीजन का कॉन्सेप्ट, फ्लैग लाया गया, नए नए गाने लिखे गए, हिम्स लाया गया, नेशनल असेंबली का नाम बदल के किया गया, इक्वल वेट एंड मेजर ला दिया गया। अगर पॉइंट भूल गया तो इक्वल वेट लिख देना, 1 पॉइंट इक्वल मेजरमेंट लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर का वैल्यू कुछ है, वहाँ पे कुछ था, लेकिन वहाँ पे कुछ था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं ना, 1 मीटर का वैल्यू 1 मीटर ही है। तो ये सब चीज़ कॉमननेस बनाने के लिए लाया गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा टॉपिक जो हम लोग बात करते हैं, फिर इसी में बात करते हैं हम लोग कि नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 कहता है, कि नेपोलियन ने ऐसा क्या क्या काम किया जो लोगों ने बहुत अच्छा उनके बारे में कहा कि यार ये आएगा तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार। नेपोलियन ने क्या किया, जो विशेष अधिकार आपको जन्म से मिले थे सबको खत्म कर दिया। दूसरा चीज़ क्या बोला कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर क्या बोला, सर्वडम, एक तरह बंधुआ मजदूरी है, सर्वडम खत्म कर दिया, ठीक है, सर्वडम खत्म कर दिया। उसके बाद क्या बोला, मैनुअल ड्यूज, जो आपको ड्यूज बाकी था सब खत्म कर दिया, ठीक है।
abolish the feudal system। feudal system क्या था बाबू, सिंपल समझो। feudal system का मतलब होता है कि जैसे कि मैं राजा हूँ, ठीक है, और मेरे कुछ लॉर्ड्स होंगे, मतलब कि आप लोग प्रजा हैं, तो मैं क्या करूँगा कि आपको कुछ ज़मीन दे दूंगा और बोलूँगा कि इस ज़मीन पे जाके काम करो, ये ज़मीन है, और उससे रेवेन्यू लेके आओ, ठीक है, और कुछ रेवेन्यू तुम रखना, कुछ हमको दे देना, ठीक है। तो ये तो अच्छा काम हुआ। बदले में क्या करना, तुमको आर्मी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बाबू, आर्मी प्रोवाइड करना। मतलब राजा को कभी आर्मी की जरूरत होगी तो ये लोग आर्मी लेके आएंगे। बट नेपोलियन सोचा यार राजा को आर्मी की जरूरत है, ये लोग लेके आ रहे हैं, ऊपर से टैक्स मैं मान के चल रहा हूँ 30 रुपये मांग रहा है, और ये लोग से कितना मांगते हैं, यहाँ पे तो कलेक्ट ही कर रहे हैं, मांग चलो 100 रुपया, और कहते हैं सब राजा को देना, तो राजा के इमेज भी खराब हो रहा है और सब अपने पास रख लेते हैं। तो ज़्यादा ये आर्मी को लेके था कि यार आर्मी तो राजा की खुद की होनी चाहिए ना, क्यों दूसरे पे डिपेंड। तो फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। सर्फडम, बदवा मजदूरी एक तरफ के, सर्फ मतलब कि आप ज़मीन से बंधे हुए हैं, कल कोई ज़मीन बेचाएगा तो आप भी बेचा जाइएगा, ठीक है। और क्या बोला, और क्या कर दिया ये, अच्छा उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। इक्वल वेट एंड मेजर कर दिया ताकि बिजनेसमैन को फायदा होने लगा, ठीक है। बट अब कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, हर जगह अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ अच्छा है तो कुछ बुराई भी होगा ना उसमें। और अब क्या इसका, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट किए कि यार नेपोलियन आ रहा है, बट कुछ लोग जो राजा महाराजा के अंडर रहते थे वो बोले कि यार नहीं यार, उसी समय मेरा अच्छा सिस्टम चल रहा था, तो अब उनको ये नहीं पसंद कर रहे थे। तो क्या क्या चीज़ ऐसा किया कि नेपोलियन को लोग नहीं पसंद करने लगे। तो नेपोलियन ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट किया। अब फोर्स करके आप कुछ भी काम किया जाएगा तो आपको तो मन नहीं लगेगा, तो फ्रेंच आर्मीज़ में ज़बरदस्ती भर्ती करना स्टार्ट हो गया। दूसरा चीज़, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। और तीसरा चीज़ क्या किया, सेंसरशिप, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जैसे यूट्यूब पे कुछ सेंसरशिप लगाया जाता है तो बीप किया जाता है, तो वो सब चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एक टॉपिक आता है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये टॉपिक क्या बात करता है, ये टॉपिक सिंपल बात करता है कि जो एरिस्टोक्रेसी है, जो रईस वर्ग है, इसके कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या है भाई, तो फीचर्स क्या है कि इनका पॉपुलेशन कम है, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या है भाई इसका, इसका फीचर्स है कि ये लोग आपस में मैरिज करते हैं। रईस का बेटा बेटी रईस के यहाँ शादी करता है। ऐसा नहीं है कि रईस की बेटी है तो गरीब के पास चल जाएगी, ऐसा फिल्मों में होता है, ठीक है। शुरुआत में लगता है ऐसा होगा बट ऐसा नहीं होता है। फिर तीसरा चीज़ क्या होता है कि जो ये लोग डिप्लोमेसी करते थे तो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। किस लैंग्वेज में बात करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। पॉपुलेशन कम है और इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब चीज़ फीचर्स थे रईस वर्ग के। अब किसान का बात किया तो किसान में यहाँ पे यूरोप को 3 पार्ट में बांट दो, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट। तो यहाँ के जो स्मॉल टीनेंस थे, ठीक है, स्मॉल टीनेंस थे, ठीक है। अब क्या बात किया यहाँ पे, उसके बाद देखो वेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। वेस्ट और कुछ पार्ट्स में सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्री आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं, बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय टीनेंस एंड स्मॉलर व्हाइल ईस्ट और सेंट्रल यूरोप लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट। यहाँ पे सर्फ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ खास नहीं है। अब इंडस्ट्री ये सब चीज़ आ गया है तो अब कहीं ना कहीं किस चीज़ का जन्म होता है, यहाँ पे जन्म होता है क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, आप एक टॉपिक लिखा है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये टॉपिक इसी को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का, इन इट्स वेक अ न्यू सोशल ग्रुप केम, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आती है, ठीक है। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आती है और ये मिडिल क्लास से, मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब चीज़ें, मिडिल क्लास का जन्म होता है, मतलब ये लोग अब काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करें व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ पे स्टैंड करता है, लिबरल का मतलब होता है फ्री, आप फ्री हैं। और तो यहाँ पे आप फ्री कब होइएगा, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में आएगा व्हाट डू स्टैंड बाय लिबरल नेशनलिज्म, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से लिखा जाएगा। देखिए जब बोला जाए लिबरल नेशनलिज्म लिखिए तो पहला बहुत लिख दीजिएगा लिबर मीन्स फ्री। अब देखिए दो तरह से, या तो पॉलिटिकल या तो इकोनॉमिकल। अगर पॉलिटिकल पूछेगा, अच्छा अब बताइए आप राजनीतिक तौर पे कब आज़ाद रहिएगा, जब आप किसी राजा के अंडर रहिएगा कि जब आपके पास खुद का संविधान होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल किसका, लॉ का, पार्लियामेंट होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ हो गया कि आप पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक, कि आप अर्थव्यवस्था में कैसे फ्री होइएगा। अच्छा राजा आपको बोलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ बनाओ, वो चीज़ बेचो, तब आप फ्री होइएगा, नहीं ना। तो क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल वेट होना चाहिए, इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए, कॉमन करेंसी होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में सिंपल बोलेगा इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो ये लिखेगा, पॉलिटिकल नेशनलिज्म, सॉरी इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो आप ये लिखेगा पॉलिटिकल में कि संविधान होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आपके पास पार्लियामेंट होना चाहिए, आपके पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अगर आपसे बोलेगा कि व्हाट डू स्टैंड बाय लिबरल, इसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक और चीज़ था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में आप ये सब चीज़ लिखिएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये, अगर आपसे पूछेगा लिबरल नेशनलिज्म तो आप दोनों चीज़ लिख दीजिएगा। अगर क्या कहते हैं एक तरह से पूछता है कि पॉलिटिकली कैसे आप आज़ाद रहिएगा, इकोनॉमिकली कैसे, तो ऐसे लिख करके लिखिएगा। उसके बाद क्या बात करता है, ज़ोल्वरिन। ज़ोल्वरिन क्या है, एक तरह का कस्टम यूनियन है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया था, प्रूशिया के द्वारा बनाया था, 1834 में बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ खास नहीं था। एक और टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म। अब ये क्या है बाबू, न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म, देखो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुराने ख्याल, ठीक है। और न्यू का मतलब होता है कि हम पुराने ख्याल तो रखेंगे लेकिन अगर कुछ नया आया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर दादा दादी कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो ये अपने थॉट्स को रखेंगे, पर ये थॉट्स को हो सकता है आगे फैमिली में पहुंचाना चाहिए कि एक कास्ट में शादी करो, ठीक है। तो एक कास्ट में शादी करो ये उनका थॉट है, तो ये किसी को पहुँचाना चाहेंगे तो क्या वो चिट्ठी भिजवाएंगे, नहीं ना, तो ये कॉल करके ही बोल सकते हैं। तो यही बात है, कंजर्वेटिज्म का मतलब है पुराना ख्याल, पुराने थॉट्स। बट न्यू क्या कि मेरा जो कंजर्वेटिज्म है वो अगर कुछ नया आ रहा है जो मेरे कंजर्वेटिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर देगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और कंजर्वेटिव लोग जो थे वो चाहते हैं चेंजेस आए बट बहुत धीरे धीरे आए। तो ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है, देखो बस समझो, कंजर्वेटिज्म समझ गए, अब देखो न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है। तो नेपोलियन ने जो कुछ अच्छा काम किया था, जैसे कि मॉडर्न आर्मी, तो मॉडर्न आर्मी को लोग रख लिए, ठीक है, जैसे मॉडर्न आर्मी होना चाहिए, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी IAS IPS होना चाहिए, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दो, तो बोला हाँ यार खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि राजा बोला यार मेरा भी अपना पर्सनल आर्मी होना चाहिए, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दो, सर्विलम खत्म कर दो, बॉन्डेड लेबर खत्म कर दो, बोला यार यही सबके कारण तो रिवॉल्ट करते हैं, ये लोग खत्म किया हम भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, डायनेमिक इकोनॉमी कर दो कि इकोनॉमी पे हम कंट्रोल नहीं करें, डिमांड एंड सप्लाई पे चलने दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ न्यू कंजर्वेटिज्म का फीचर, ठीक है। ये सारा लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से एक एक का टॉपिक बना के मैंने इस पे डाला हुआ है, ठीक है, आप इस चैनल पे विजिट कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया मिलके फ्रांस को हरा देते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में। अब फ्रांस के साथ ट्रीटी ऑफ वेना होता है। ट्रीटी ऑफ वेना में कुछ कंडीशन है, तो 5-6 कंडीशन है जो हम पढ़ लेते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो होता क्या है कि बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से क्या किया जाता है, याद रखिएगा, रीस्टोर किया जाता है। फिर फ्रांस के बॉर्डर पे कुछ कंट्रीज़ को लगा दिया जाता है कि ताकि फ्रांस में कोई दूसरा नेपोलियन पैदा ना ले, ठीक है। तीसरा, पोलैंड को कुछ पार्ट रशिया का दिया जाता है, पोलैंड को कुछ पार्ट रशिया को दिया जाता है। अब रशिया को तो क्या कहते हैं, पोलैंड को तो नहीं मिलेगा रशिया का ना, इतना बड़ा देश है, तो पोलैंड को कुछ पार्ट रशिया को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इटली ऑस्ट्रिया के पास चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ लिखिएगा कि बहुत सिंपल चीज़ था यहाँ पे कि जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का, इसको टच नहीं किया गया था, इसको टच नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्मन कन्फेडरेशन थे, मतलब जर्मन के एरिया को कंट्रोल किया जा रहा था, नेपोलियन ने किया था, जो जर्मन बोल रहे वो एरिया को कंट्रोल किया जाए, तो 39 स्टेट्स में बांट दिया था। बोला यार यहाँ पे तो जर्मन के लोगों को कंट्रोल करना आसान हो रहा है, जो नेपोलियन ने किया था, तो हम क्यों इसको ख़राब करें, तो हम भी इसको रख लेते हैं। और एक और पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था ये, क्योंकि मैं इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये लिंक कर दूंगा। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। अब किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम इंक्लूड करता था, ये 5-6 पॉइंट याद रखिए। सिंपल याद है कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, फ्रांस पे बॉर्डर पे लगा दिया गया कंट्री ताकि फ्रांस में कोई नेपोलियन पैदा ना ले। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताया था, रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया। इटली जो था, जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सिंपल, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, प्रूशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सेक्सोनी, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, वही बात किया, ऑस्ट्रिया को किसका कंट्रोल मिला, नॉर्दर्न इटली। मैं सब कुछ कहानी में बता दूंगा। और 39 स्टेट जर्मन कन्फेडरेशन को नहीं छुआ गया था, ठीक है। बस यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं रिवॉल्यूशनरीज पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकेंगे। इसको पार्ट 1 कहता हूँ मैं वीडियो का। थैंक यू।